नमस्कार दोस्तों, ऑल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। मैं राजूराम चौधरी। आप देख रहे हो नर्सिंग अरेना लाइव यूट्यूब क्लासेस। बहुत बहुत वेलकम करता हूं आपका। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी का एक टॉपिक है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, क्लासिफिकेशन, ये सब आज की हम क्लास के बारे में आज डिस्कस करेंगे। इम्यूनिटी जो चैप्टर है, इम्यूनिटी का कंपटीशन व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और जो बच्चे बीएससी नर्सिंग ऑनगोइंग में है उनके लिए भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। 5th यूनिट है माइक्रोबायोलॉजी की। 5th यूनिट में इम्यूनिटी है और इम्यूनिटी के बाद हाइपर सेंसिटिविटी भी इसी चैप्टर का पार्ट है। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को समझने से पहले अपन समझेंगे कि इम्यून सिस्टम किससे बिल्डअप होता है। इम्यून सिस्टम जो ब्लड का मेन पार्ट है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, उनमें जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी जिसको अपन बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल जो कि कलरलेस सेल्स होती है, जो कि रेस्पॉन्सिबल है इम्यून सिस्टम, रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून सिस्टम। तो मेन इम्यून अगर सिस्टम की बात करें तो इम्यूनिटी में किसका रोल है? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी में दो टाइप्स की डब्ल्यूबीसी होती है, ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स को फर्दर 3 प्रकार में बांटा गया है, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेजोफिल्स। इसी प्रकार एग्रेन्युलोसाइट्स भी दो टाइप्स की होती है, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। एग्रेनोसाइट भी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट भी फर्दर आगे कितने प्रकार की होती है? 2 टाइप की, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट इसलिए बोला जाता है कि ऐसी लिम्फोसाइट जिनका मैच्योरेशन बोन के अंदर होता है, बोन मेरो के अंदर होता है, इसलिए उनका नाम है बी लिम्फोसाइट। और बी लिम्फोसाइट कैसी इम्यूनिटी बनाती है? ह्यूमोरल इम्यूनिटी। कैसी इम्यूनिटी बनाती है? ह्यूमोरल, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। इसी प्रकार टी सेल्स है, टी सेल्स भी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, टी हेल्पर सेल्स, टी किलर सेल्स, टी सप्रेसर सेल्स। तो ये अलग अलग सेल्स का अलग अलग इम्यूनिटी में रोल। ऐसी 30 लिम्फोसाइट, अब इनको टी लिम्फोसाइट इसलिए बोला जाता है कि ऐसी लिम्फोसाइट जिनका मैच्योरेशन थाइमस ग्लैंड के अंदर होता हो, और इसलिए इसको क्या बोलते हैं? थाइमस से टी लिया है इसलिए इसको बोलते हैं टी सेल्स। क्या बोलते हैं? टी सेल्स। टी में 3 टाइप की, हेल्पर, किलर और सप्रेसर। और इसलिए ऐसी इम्यूनिटी, टी लिम्फोसाइट की इम्यूनिटी को क्या बोलते हैं अपन? सेल्यूलर इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं? सेल्यूलर इम्यूनिटी। तो सेल्यूलर इम्यूनिटी के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? टी लिम्फोसाइट। और ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? बी लिम्फोसाइट। तो ये बेसिक है, इम्यूनिटी में ऑल ओवर रोल किसका है? डब्ल्यूबीसी का। नेक्स्ट अपन टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक की शुरुआत करने से पहले अपन आगे बढ़ते हैं, सब पहले बात करते हैं अपन इम्यून। इम्यून क्या है? इम्यून के बारे में अपन देखते हैं। तो इम्यून क्या है? बेसिकली नेचुरल प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी डिजीज और इलनेस। नेचुरल मतलब प्राकृतिक तरीके से बॉडी का डिफेंस, जो कि बीमारियों से बचाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? इम्यून। तो नेचुरल प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज और इलनेस। पैदा होने के बाद बहुत सारे इन्फेक्शन हैं जो कि बॉडी को लग सकते हैं, लेकिन जो बच्चा है उनमें मदर से कुछ एंटीबॉडीज प्लेसेंटा के थ्रू और थ्रू मिल्क के थ्रू बच्चे के अंदर, न्यूबॉर्न के अंदर आ जाती है, जिसकी वजह से वो एंटीबॉडीज नेचुरल टाइप से आई है और नेचुरल टाइप से आके उस बच्चे की प्रतिरक्षा मतलब इन्फेक्शन से बचा रही है, डिजीज नहीं होने दे रही है, डिजीज का अगेंस्ट प्रोटेक्शन कर रही है। उसी को अपन ने बोला इम्यून। क्या बोला? इम्यून। इस प्रकार का जो सिस्टम है इसको क्या बोलते हैं? इम्यून सिस्टम। तो अपन बात करें अगर इम्यून सिस्टम, तो इम्यून सिस्टम के बाद में अपन देखते हैं इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी के अगर डेफिनेशन की बात करते हैं अपन, तो डेफिनेशन में अब क्या होगी इम्यूनिटी की? इम्यूनिटी, so definition of immunity, a natural or acquired, a natural or acquired
नेचुरल और एक्वायर्ड रेजिस्टेंस, नेचुरल, नेचुरल मतलब प्राकृतिक रूप से, और एक्वायर्ड का मतलब बॉडी ने एक्वायर किया, बॉडी ने जनरेट करा कुछ रेजिस्टेंस, एक्वायर टू रेजिस्टेंस टू स्पेसिफिक डिजीज, specific disease is known as immunity, known as immunity. तो इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी नेचुरल तरीके से या एक्वायर्ड तरीके से, एक्वायर्ड का मतलब बॉडी के द्वारा एक्वायर की गई, रेजिस्टेंस है, क्या है? प्रतिरोध है एक प्रकार का, रेजिस्टेंस टू स्पेसिफिक डिजीज इज नोन एज इम्यूनिटी। तो किसी इलनेस के प्रति या किसी डिजीज के प्रति रेजिस्टेंस, बॉडी का रेजिस्टेंस क्या कहलाता है? इम्यूनिटी। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ इम्यूनिटी, एप्लीकेशन ऑफ इम्यूनिटी मतलब जो इम्यूनिटी है वो और कहां कहां काम आ रही है? एक तो शरीर में जो इलनेस है उसको रोकने के काम आ रही है, रेजिस्टेंस पैदा कर रही है। इसके अलावा इम्यूनोलॉजी है, उसका और कहां पे यूज है मेडिकल फील्ड में? इम्यूनोलॉजी का एप्लीकेशंस क्या कहां पे इम्यूनोलॉजी है वो मेडिकल फील्ड में यूजफुल है। फर्स्ट, फाइंड आउट possibility of a person to disease with the help of HLA, जिसको अपन बोलते हैं ह्यूमन ल्यूकोसाइट टाइपिंग, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन टाइपिंग with the help of HLA टाइपिंग, मतलब इम्यूनोलॉजी की सहायता से अपन पर्सन के अंदर बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। HLA टाइपिंग क्या है? जेनेटिक्स का टॉपिक है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन की स्टडी करके पता लगाया जा सकता है कि पेशेंट या पर्सन में कितनी पॉसिबिलिटी है बीमारी होने की, या इस पर्सन की कितनी कैपेसिटी है रोगों से लड़ने की। सेकेंड एप्लीकेशन की बात करते हैं, इम्यून सर्विलेंस। इम्यून सर्विलेंस का मतलब इम्यून सिस्टम की निगरानी। तो हम वेरियस जो टेस्ट है उनका अपन मेजरमेंट करके बॉडी का इम्यून सर्विलेंस, बॉडी कितनी इम्यूनिटी है, बॉडी की कितनी एक्टिवेट है, इम्यून सिस्टम कैसा है, उसका भी पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो जब बॉडी प्रोडक्ट है ब्लड, तो ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किसी वन पर्सन टू अनदर पर्सन अगर ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, तो ट्रांसफ्यूजन करने से पहले कुछ स्पेसिफिक टेस्ट रहते हैं जिसको बोलते हैं क्रॉस मैच। क्या बोलते हैं? क्रॉस मैच। तो क्रॉस मैच में क्या होता है? जो रिसीवर और डोनर दोनों है, रिसीवर और डोनर दोनों के ब्लड सैंपल को एक रिएक्शन करवाई जाती है और अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्वेशन किया जाता है कि जो डोनर है उसका ब्लड ग्रुप और जो रिसीवर मतलब जो ब्लड जो रिसीव कर रहा है और जो डोनर का मतलब जो दिया है जिसने, तो दोनों के ब्लड क्या मैच हो पाएंगे या नहीं। तो उस क्रॉस मैच रिएक्शन में अगर रिएक्शन नेगेटिव आती है क्रॉस मैच का, तो वो ब्लड है वो उस पर्सन को ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। अगर क्रॉस मैच फेल्ड है तो दैट मीन्स उस पर्सन को ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं दे सकते। तो ये भी किसकी सहायता से पता चला? इम्यूनोलॉजी। अगर इम्यूनोलॉजी नहीं होती तो ये चीज पता नहीं होती कि क्रॉस मैच किस प्रकार किया जाता है। नेक्स्ट,
डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, डायग्नोसिस ऑफ डिजीज के अंदर पॉसिबल जो एलाइजा, आपने टेस्ट नाम सुना है, एक टेस्ट है एलाइजा। इम्यूनोलॉजी की सहायता से कुछ बीमारियों है उनका डायग्नोसिस भी किया जा सकता है। डायग्नोसिस कैसे, एक टेस्ट है एलाइजा। सब लोग जानते हैं, आपने नाम सुना है, एलाइजा है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, जिसके अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एलाइजा, दो टाइप्स का टेस्ट होता है, डायरेक्ट एलाइजा और इनडायरेक्ट एलाइजा। इसके अंदर इस टेस्ट के माध्यम से ये पता लगाया जा सकता है कि जो पर्सन का जो सैंपल है उसके अंदर कितनी एंटीजन प्रेजेंट है, कितनी एंटीबॉडी प्रेजेंट है। तो एंटीजन एंटीबॉडी का पता लगा के इनडायरेक्टली अपन क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, पर्सन की इम्यूनिटी। जैसा कि मैंने बताया, टी लिम्फोसाइट, टी सेल्स है, टी सेल्स हेल्पर जो सेल है उसको अपन बोलते हैं CD4 सेल्स। तो एड्स के अंदर ये सेल्स क्या होती है, डाउन होती है, एड्स के अंदर क्या हो जाती है। तो इनडायरेक्टली टी सेल्स इम्यूनिटी बना रही है। लेकिन अगर किसी पर्सन का एलाइजा टेस्ट करा, एलाइजा टेस्ट में पाया गया CD4 की वैल्यू अगर कम है, दैट मीन्स पर्सन इज हाईली ससेप्टेबल फॉर इन्फेक्शन। तो पर्सन को रिस्क क्या है, बहुत ज्यादा है। तो इम्यूनोलॉजी किसमें नेक्स्ट हेल्पफुल है एप्लीकेशन में, नेक्स्ट डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस, नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन, डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन, डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन। तो जो वैक्सीन है वो भी क्या है, इनडायरेक्टली बॉडी को एक्टिवेट करके, वैसे लेबोरेटरी में ऐसे सबस्टेंस जो कि तैयार करके, एंटीजन को तैयार करके, वीकनिंग करके, एटेन्यूएट करके और ह्यूमन बॉडी में इंसर्ट करा के बॉडी के द्वारा इम्यूनिटी है वो बनवाई जा रही है। तो वैक्सीन बनाने में किसका रोल है, इम्यूनिटी का। नेक्स्ट, इट हेल्प टू अंडरस्टैंड etiology and prognosis of disease. It help to understand etiology and pathogenesis of disease। इसकी सहायता से हम पर्सन के अंदर जो कॉज क्या है, किस कारण से बीमारी हुई और किस प्रकार हुई, पैथोजेनेसिस ऑफ डिजीज का भी पता लगाया जा सकता है। जिसके अंदर जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें तो रोमैटिक फीवर, रोमैटिक फीवर, तो रोमैटिक फीवर के लिए एएसओ टाइटर एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ, जो टाइटर स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के लिए किया जाता है। तो इसमें स्पेशल टाइप की है, जिसको अगर बीमारी उसका एएसओ टाइटर किया तो एएसओ टाइटर के अंदर क्या होता है, एंटीबॉडीज की स्टडी की जाती है। क्या की जाती है, एंटीबॉडीज। एबनॉर्मल एंटीबॉडीज है जो कि बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के द्वारा प्रोड्यूस होती है बॉडी में। अगर वो फाइंड आउट हुई, दैट मीन्स वो बीमारी प्रेजेंट है और उसकी पैथोलॉजी और इटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस इटियोलॉजी वो ज्ञात की जा सकती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनिटी। क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनिटी, अगर क्लास में कोई आपको डाउट है तो आप नीचे दिए कमेंट्स कर सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो आप लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ
of immunity classification of immunity. सबसे पहले इन्नेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी और मिसलेनियस इम्यूनिटी बोलते हैं, जिसको अपन अदर इम्यूनिटी, इसके अंदर आएगी हर्ड इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी का मीन्स है ऐसी इम्यूनिटी जो कि वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन वाया जीन ट्रांसफर होती है, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, अदर जनरेशन मीन्स इन्नेट का मतलब जन्म से, तो एक जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किसके द्वारा जाएगी? जीन्स के द्वारा। जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसके द्वारा जाती है? जीन्स के द्वारा। तो ऐसी इम्यूनिटी जो कि जन्म से ही प्राप्त हुई हो, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही हो, वो इम्यूनिटी क्या कहलाती है? इन्नेट इम्यूनिटी। क्या कहलाती है? इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी भी फर्दर दो टाइप की होती है, नॉन स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी और स्पेसिफिक इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, एक्टिव इम्यूनिटी पैसिव इम्यूनिटी। फर्दर जो एक्टिव इम्यूनिटी है वो दो टाइप की होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। इसी प्रकार पैसिव है, वो भी दो टाइप की, नेचुरल और आर्टिफिशियल। इम्यूनिटी मेनली दो टाइप की होती है, मिसलेनियस वाली को अपन अगर काउंट नहीं करें तो इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी मतलब जो कि बर्थ से प्राप्त हुई हो, वन जनरेशन टू अंदर, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जाती हो। दो टाइप की होती है, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी और स्पेसिफिक इम्यूनिटी। नेक्स्ट एक्वायर्ड का मतलब है बॉडी के द्वारा एक्वायर की गई, बॉडी के द्वारा बनाई गई है। तो बॉडी ने कोई ना कोई रिएक्शन करके या बॉडी ने कुछ ना कुछ फॉर्मेशन किया और फॉर्मेशन करके एंटीबॉडी बनाई। क्या बनाई? एंटीबॉडी। और फिर एक बॉडी में एक्वायर हुई, दैट मीन एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये भी दो टाइप की होती है, एक्टिव और पैसिव। एक्वायर्ड का मतलब प्राप्त किए, एक्वायर किए। एक्टिव तरीके से इसको अपन बोले एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव का मतलब बॉडी का कोई भी रोल नहीं, उसको अपन बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। इसकी अपन डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे। एक्टिव इम्यूनिटी भी दो टाइप की होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो नेचुरल कोई इंफेक्शन लगा हो बॉडी को, नेचुरली कोई एक्सपोजर हुआ हो एंटीजन का, जिसकी वजह से बॉडी एक्टिवेट होकर एंटीबॉडी बनाई हो और इम्यूनिटी बूस्ट अप हुई हो, उसको अपन बोलते हैं नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ऐसी कोई एंटी सिरा या फिर अपन जिस वैक्सीन की बात करें, वैक्सीन
क्या, वैक्सीन। तो वैक्सीन आर्टिफिशियली अपने बॉडी में इंसर्ट करा, बॉडी एक्टिवेट हुई, बॉडी ने इम्यूनिटी बनाई, जिसको अपन ने बोला आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसी प्रकार पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी का मतलब है बॉडी का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। तो अपन अगर समझने के लिए इसमें अपन छोटा सा अगर लिख ले वर्ड एक संकेत के रूप में, तो इजीली अपन समझ सकते हैं। जैसा कि एक्टिव इम्यूनिटी जब बनेगी जब कोई एंटीजन का एक्सपोजर होगा बॉडी को। किसका, एंटीजन, एजी शॉर्ट में लिखा मैंने, एजी मतलब एंटीजन। तो एंटीजन का एक्सपोजर बॉडी को होगा, वो नेचुरल तरीके से हो सकता है या आर्टिफिशियल वैक्सीन के थ्रू या कोई डिजीज के थ्रू हो सकता है। तो नेचुरल तरीके से अगर हुआ तो एंटीजन के खिलाफ बॉडी ने इम्यूनिटी बनाई, एंटीबॉडी बनाई, जिसको अपन ने बोला नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और आर्टिफिशियल तरीके से कोई वैक्सीन या कोई डिजीज की वजह से आर्टिफिशियली बॉडी को एंटीजन एक्सपोजर हुआ, एंटीजन के खिलाफ बॉडी ने एंटीबॉडी बनाई और एक्टिव होके एंटीबॉडी बनाई तो एक्टिव, तो उसको अपन बोलते हैं आर्टिफिशियली एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसी प्रकार पैसिव इम्यूनिटी का मतलब है बॉडी का कोई रोल नहीं है, डायरेक्ट एंटीबॉडी है, वो बॉडी को रिसीव हो रही है। इसमें एजी इसलिए लिखा कि बॉडी काम कर रही है, एक्टिवेट हो रही है, बॉडी एक्टिवेट होके इम्यूनिटी बना रही है, दैट मीन्स एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव का मतलब बॉडी का कोई भी रोल नहीं है। तो पैसिव इम्यूनिटी है भी है, इम्यूनिटी का मतलब एंटीबॉडी का निर्माण हो रहा है। तो इसमें एंटीजन बॉडी में किसी न किसी रास्ते से, किसी न किसी वे के थ्रू एंटर हो रहा है, नेचुरल तरीके से हो रहा है या आर्टिफिशियली अपन करवा रहे हैं। दैट मीन्स दोनों में ही क्या बनेगी, एंटीबॉडी। और इसके अंदर रेडीमेड जो एंटीबॉडी है वो डायरेक्ट जा रही है, तो भी बॉडी में क्या बन रही है, इम्यूनिटी बन रही है। एंटीबॉडी का प्रोडक्शन ही क्या है, इम्यूनिटी। तो पैसिव में दो टाइप्स बताए, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल का मतलब मदर से बच्चे में जा रही है, मदर से प्लेसेंटा के थ्रू जा रही है, आईजीजी आईजीए, दो एग्जांपल इसका बेस्ट है, आईजीजी और आईजीए। तो ये जी वाली है जो ये प्लेसेंटा के थ्रू जा रही, आईजीजी एंटीबॉडी है जो कि इम्यूनोग्लोबुलिन है दूसरा नाम, प्लेसेंटा के थ्रू जा रही है, नेचुरल तरीके से जा रही है, बॉडी का कोई रोल नहीं है, डायरेक्ट बनी बनाई एंटीबॉडी मिल रही है, बॉडी का रोल नहीं, इसलिए इसको बोला पैसिव। नेचुरल तरीके से जा रही है इसलिए नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आईजीए मिल्क से जा रही है, किससे जा रही है, मिल्क है, जो मदर मिल्क है, जो मदर ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है, तो मदर के ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से जो एंटीबॉडी है डायरेक्ट न्यूबॉर्न में, बच्चे में गई, नेचुरल तरीके से गई, इसको अपन बोलते हैं आईजीए। तो मिल्क के थ्रू गई, ये प्लेसेंटा, तो दोनों नेचुरल तरीके से गई, बॉडी का कोई भी रोल नहीं है, एंटीबॉडी बॉडी में डाल दी, दैट मीन्स पैसिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल का मतलब होता है आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में रेडीमेड एंटीबॉडीज का निर्माण करके, रेडीमेड एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करके बॉडी में इंसर्ट करवाना। आर्टिफिशियली जो पैसिव इम्यूनिटी है जनरली इमरजेंसी कंडीशन में, ऐसा पेशेंट जिनमें बहुत सारे मल्टी और डिजीज है और HIV लाइक इम्यूनोडेफिशिएंसी है, बहुत सीवियर सेप्टिसीमिया कंडीशन है, उस कंडीशन में बॉडी उस डिजीज के खिलाफ एक्शन नहीं ले पाती, तो रेडीमेड जो एंटीसीरा, क्या है, एंटीसीरा, जो कि अपन इसको बोलते सकते हैं रेडीमेड एंटीबॉडी, लेबोरेटरी के अंदर बनाई हुई है। तो लेबोरेटरी के अंदर आर्टिफिशियली तैयार की हुई एंटीबॉडी को इंसर्ट करवा के इम्यूनिटी बूस्ट करना। इमरजेंसी कंडीशन में जो एंटीसीरा के इंजेक्शन लगते हैं, एंटीसीरा कॉस्टली आते हैं, तो जनरली ये इमरजेंसी कंडीशन में ये डेवलप होती है। आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में बनाई हुई है, डायरेक्ट एंटीबॉडी डाल दी, डायरेक्ट एंटीबॉडी ने डिजीज को फाइट करा और पेशेंट की कंडीशन में इंप्रूवमेंट हुआ। तो ये समझ में आया। हियर्ड इम्यूनिटी एक कम्युनिटी की इम्यूनिटी है, जिसके अंदर एक पर्सन में इंफेक्शन होके पर्टिकुलर कम्युनिटी में कोई पर्टिकुलर डिजीज का, और सारी कम्युनिटी में एक नेचुरल तरीके से इंफेक्शन या फिर आर्टिफिशियल तरीके से या किसी अदर वे से इंफेक्शन लग के सभी पीपुल्स की उस पर्टिकुलर डिजीज के खिलाफ इम्यूनिटी बूस्ट होना हियर्ड इम्यूनिटी कहलाती है। तो इम्यूनिटी का जो क्लासिफिकेशन है, इसको एक बार मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं। इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी को अपन ने बोला इम्यूनिटी दो टाइप्स की होती है, मेनली इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी।
ऐसी इम्यूनिटी जो कि जन्म से प्राप्त हुई हो इननेट तरीके से, वन जनरेशन टू अनदर अदर जनरेशन, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही जीन्स के थ्रू। किसके थ्रू? जीन्स के थ्रू, जिसको अपन ने बोला इननेट। ये कितने टाइप्स की होती है? दो, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी और स्पेसिफिक इम्यूनिटी। नेक्स्ट एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड का मतलब बॉडी के द्वारा एक्वायर्ड की है, बॉडी के द्वारा बनाई गई है, बॉडी के द्वारा बनाई गई है या बॉडी के द्वारा एक्वायर की गई इम्यूनिटी है, बर्थ के बाद एक्वायर हुई है, जिसको अपन ने बोला एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसमें दो टाइप्स होते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव। एक्टिव का मतलब एक्टिवेट होके कोई ना कोई एक्सपोजर हुआ बॉडी को, बॉडी ने फिर उसके खिलाफ एक्शन लेके एंटीबॉडी बनाई। पैसिव में डायरेक्ट एंटीबॉडी बॉडी को रिसीव हो गई। एक्टिव इम्यूनिटी दो टाइप की, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल का मतलब कोई नेचुरल तरीके से एंटीजन में एक्सपोजर हुआ, जैसे कि चिकन पॉक्स का वायरस बॉडी को मिला, चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन मिलते ही बॉडी एक्टिवेट हुई, बॉडी ने एंटीबॉडी बनाई, तो वो किसका एग्जांपल है? नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जांपल है चिकन पॉक्स, जो कि जिन लाइफ में एक बार होता है, क्योंकि उस एंटीजन का एक्सपोजर नेचुरल तरीके से हो गया और फिर इम्यूनिटी बॉडी ने बना ली, जिसको अपन ने बोला नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसी प्रकार आर्टिफिशियल में जितने भी इम्यूनाइजेशन में जो वैक्सीन है 6 कलर डिजीज में, वो सारे वैक्सीन एक प्रकार की आर्टिफिशियली अपन वैक्सीन एंटीजन दे रहे हैं बॉडी को एक्सपोजर, और बॉडी फिर उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना रही है और इम्यूनिटी बन रही है, दैट मीन्स आर्टिफिशियली एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी का मीन्स, पैसिव मिस करिए, वर्ड से मीन्स है कि पैसिव बॉडी का कोई भी इसमें इन्वॉल्वमेंट ज्यादा नहीं है। तो पैसिव डायरेक्ट बॉडी को एंटीबॉडी प्राप्त हो रही है, जो बॉडी को बनानी नहीं पड़ रही है, नेचुरली मदर से मिल रही है, आईजीएम, और आर्टिफिशियली जो लैब में बना के डाल रहे हैं। तो इन पैसिव इम्यूनिटी में एंटीबॉडी बनी बनाई डाल रहे हैं, इसमें बॉडी खुद बना रही है, इसमें बॉडी खुद बना रही है, इसमें डायरेक्ट बनी बनाई वो नेचुरल तरीके से हो या आर्टिफिशियल। तो ये क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट, इननेट इम्यूनिटी को डिटेल में अपन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट अपन लेते हैं, एक एक इम्यूनिटी को अपन डिस्कस करेंगे डिटेल में। फर्स्ट बात करते हैं इननेट इम्यूनिटी क्या है, फर्दर इसको कितने भागों में डिवाइड किया है, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। इननेट इम्यूनिटी, इननेट इम्यूनिटी इननेट इम्यूनिटी, जैसा कि अभी मैंने बताया, इननेट इम्यूनिटी क्या है? वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। ये किसके द्वारा आएगी? जीन्स के द्वारा। किसके द्वारा जाएगी? जेनेटिक मटेरियल्स के द्वारा, जिसको बोलते हैं इननेट। तो नेचुरल तरीके से ये जनरेशन वन जनरेशन अंडर जनरेशन में ये हो रही है। इननेट इम्यूनिटी को फर्दर कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इननेट इम्यूनिटी को फर्दर सब डिवाइडेशन किया है इसका, जिसको फर्स्ट स्पीसीज इम्यूनिटी, स्पीसीज इम्यूनिटी, रेशियल इम्यूनिटी, और थर्ड इंडिविजुअल इम्यूनिटी। इंडिविजुअल इम्यूनिटी, स्पीसीज इम्यूनिटी, रेशियल इम्यूनिटी और इंडिविजुअल इम्यूनिटी। फर्स्ट बात करते हैं स्पीसीज इम्यूनिटी। तो स्पीसीज इम्यूनिटी का मतलब है रेजिस्टेंस ऑफ इन्फेक्शन, रेजिस्टेंस ऑफ इन्फेक्शन, वेरियस या वेरीज
resistance of infection varies with species of animal and or human beings मतलब प्रजाति स्पीसीज के अंदर एनिमल स्पीसीज है, ह्यूमन बीइंग एक स्पीसीज है, तो रेजिस्टेंस इन्फेक्शन का जो रेजिस्टेंस है दोनों के अंदर अलग अलग देखने को मिलता है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि ह्यूमन को इजीली एक्वायर हो सकती है लेकिन एनिमल्स को एक्वायर नहीं हो सकती। कुछ ऐसी डिजीज है जो कि मैमल्स को इजीली अफेक्ट कर सकती है लेकिन फिशेज और रेप्टाइल्स को अफेक्ट नहीं कर सकती। इसका अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल के अंदर आएगा बोवाइन टीबी, बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस। ये एक प्रकार की एनिमल टीबी है, जानवरों के अंदर टीबी है। जानवरों में होने वाली जो ट्यूबरकुलोसिस है, बोवाइन टीबी जिसको अपन बोलते हैं, तो बोवाइन टीबी जो जानवरों में टीबी हो रही है वो दूसरे जानवरों में फैल सकती है इजीली जानवर को, लेकिन मैमल्स को होने वाली जो बीमारी है वो रेप्टाइल्स और फिशेज में देखने को नहीं मिलती। इसी प्रकार कुछ स्पेसिफिक टाइप के जो इन्फेक्शन है, सिफिलिस, गोनोरिया वगैरह, जो कोई ह्यूमन बीइंग में ज्यादा देखने को मिलता है बजाय एनिमल्स में। ये समझ में आई? तो पर्टिकुलर जो स्पीसीज है उसका भी रेजिस्टेंस क्या होता है, अलग अलग। तो रेजिस्टेंस ऑफ इन्फेक्शन वेरीज विद स्पीसीज, मतलब जो स्पीसीज के ऊपर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। तो ह्यूमन बीइंग है तो उसका रेजिस्टेंस अलग होगा, और एनिमल है तो अलग, फिशेज है तो अलग, उसका रेप्टाइल्स है तो अलग। जो जानवरों में होने वाली बीमारी है वो हो सकता है ह्यूमन बीइंग में बीमारी कोज करे या नहीं करे, या ह्यूमन बीइंग वाली जानवर में हो नहीं हो, लेकिन जो स्पीसीज है उसके अंदर अलग अलग स्पीसीज की क्या होती है, अपनी इम्यूनिटी होती है। स्पीसीज रेप्टाइल्स की अलग, मैमल्स की अलग, ह्यूमन बीइंग की अलग। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रेशियल इम्यूनिटी। रेशियल नाम से स्पष्ट है, रेशियल तो पर्टिकुलर रेस, जाति की भी क्या होती है, इम्यूनिटी होती है। जैसे कि इसका एग्जांपल समझने के लिए बेस्ट है निग्रोज। निग्रोज जो कि ब्लैक पीपुल, काली प्रजाति के जो लोग हैं ब्लैक पीपुल, तो निग्रोज है, देखा गया स्टडीज के अंदर, तो निग्रोज पीपुल है जिसको अपन बोलते हैं ब्लैक पीपुल, उनकी एक पर्टिकुलर निग्रोज पीपुल शो रिलेटिवली हाई रेजिस्टेंस टू येलो फीवर, हाई रेजिस्टेंस टू येलो फीवर। तो ये देखा गया कि जो निग्रोज जो पीपुल्स है या ब्लैक जो पीपुल्स है उनके अंदर येलो फीवर के प्रति हाई रेजिस्टेंस देखा गया कंपैरेटिवली नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। तो अपन अगर हमारी तुलना निग्रोज पीपुल से करें तो निग्रोज पीपुल को इजीली येलो फीवर कॉज नहीं होगा, क्योंकि उनके अंदर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, हाई रेजिस्टेंस देखा गया। तो दैट मीन्स रेशियल इम्यूनिटी उनकी क्या है इस येलो फीवर के प्रति, तो लेस ससेप्टिबल है वो येलो फीवर के प्रति। नेक्स्ट, इसी प्रकार एस्टन पीपुल है, उनके अंदर एस्टन पीपुल्स exhibit reduced susceptibility टू सिफिलिस। जैसा कि एस्टन पीपुल है उनमें देखा गया कि
सिफिलिस के प्रति जो है ससेप्टिबिलिटी मतलब रोग की दर जो है ससेप्टिबिलिटी वो कम है। एशियन पीपुल में सिफिलिस की ससेप्टिबिलिटी कम देखी गई, दैट मीन्स उनके सिफिलिस के प्रति रेजिस्टेंस हाई देखा गया। इसी प्रकार निग्रोज जो पीपुल्स है उनके अंदर हाई रेजिस्टेंस देखा गया येलो फीवर के प्रति। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, रेशियल इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं, रेशियल। तो इनेट इम्यूनिटी में अपन ने फर्स्ट डिस्कस किया था स्पीसीज। स्पीसीज इम्यूनिटी में यह देखा गया कि एनिमल स्पीसीज, ह्यूमन स्पीसीज में इम्यूनिटी है वो वेरी करती है कि कुछ इन्फेक्शन ह्यूमन में लगते हैं, कुछ इन्फेक्शन जो कि एनिमल में लगते हैं। इसी प्रकार जो एनिमल्स में जो बोवाइन टीबी बताई थी वो ह्यूमन में भी ट्रांसफर हो सकती है। नेक्स्ट अपन ने डिस्कस किया था रेशियल इम्यूनिटी, मतलब इम्यूनिटी है वो कुछ स्पेशल टाइप की प्रजाति है या स्पेशल टाइप की रेसेज है उस पर भी डिपेंड करती है। जैसे कि निग्रोज पीपुल और ब्लैक पीपुल उनमें हाई रेजिस्टेंस है येलो फीवर के प्रति। इसी प्रकार एशियन पीपुल है उनके अंदर सिफिलिस कम देखा गया, कम ससेप्टिबिलिटी है उनके अंदर, रिड्यूस ससेप्टिबिलिटी टू सिफिलिस। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनेट ही इम्यूनिटी का तीसरा टाइप है इंडिविजुअल इम्यूनिटी। इंडिविजुअल इम्यूनिटी, इंडिविजुअल इम्यूनिटी, इंडिविजुअल वर्ड से स्पष्ट है कि हर आदमी की इम्यूनिटी है वो अलग अलग होती है। देखा गया कि सेम एनवायरमेंट में दो पर्सन रह रहे हैं, एक को फीवर हो रहा है एक को कुछ भी नहीं हो रहा है, दैट मीन्स जो फीवर हो रहा है उस पर्सन की इम्यूनिटी कंपैरेटिवली उस जो नहीं हो रहा है उस पर्सन की तुलना में ज्यादा है, इसलिए बॉडी का डिफेंस अच्छा है, इसलिए उसको इन्फेक्शन इजीली कैरी नहीं हो रहा है। तो इंडिविजुअल इम्यूनिटी है दो बातों पे डिपेंड करती है। दो बातें कौन कौन सी है, इनेट इनेट फैक्टर और कुछ अडोप्टिव, कुछ अडोप्टिव। दैट मीन्स इनेट का मतलब है उसको जनरेशन थ्रो जनरेशन जनरेशन के थ्रू या जीन्स के थ्रू उसको किस प्रकार की कितना रेजिस्टेंस वो प्राप्त हुआ है, गेन हुआ है। इसके अलावा अडेप्टिव अडेप्टिव फैक्टर या अडेप्टिव रेजिस्टेंस फैक्टर जिसको बोलते हैं अडेप्टिव रेजिस्टेंस फैक्टर। अडेप्टिव रेजिस्टेंस फैक्टर का मतलब उसने बर्थ होने के बाद कितने इन्फेक्शन फाइट करे हैं, कितने इन्फेक्शन फाइट करके उसकी बॉडी ने वो इम्यूनिटी बना के अडॉप्ट कर ली, वो है अडोप्टिव रेजिस्टेंस। तो दोनों फैक्टर पे इम्यूनिटी है वो इंडिविजुअल की इम्यूनिटी वो डिपेंड करती है कि उसका इन्नेट वाली इम्यूनिटी कितनी प्राप्त हुई है, साथ में उसने इन्नेट लाइफ में कितनी अडोप्टिव रेजिस्टेंस फैक्टर है उसके अंदर कितना वो प्राप्त किया है। तो इंडिविजुअल इम्यूनिटी के अंदर वेरियस फैक्टर है जिनका अपन डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू ज्वाइनिंग दिस क्लास। और अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू ज्वाइनिंग दिस क्लास। थैंक यू।